दिया होगा, मैंने एक होमवर्क भी आपको दिया था। द लास्ट 2 स्टूडेंट्स विल रिप्लाई कि उन्होंने वो होमवर्क कर लिया है। बट ऑल्सो माई रिक्वेस्ट कि बाकी जो स्टूडेंट्स है वो साथ साथ कैलकुलेशन जो हम बता रहे हैं वो आप करते रहना। एक बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट है, मास डिफेक्ट है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ कैसे आता है वो आपको आना चाहिए, अपने आप प्लॉटिंग करना, कैलकुलेशंस करना, तो वो ध्यान देना। अभी हम लास्ट सेशन जो पढ़ा था उनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मास पैराबोला हम बता रहे हैं, आइसोबार फैमिली। तो आइसोबार फैमिली होता क्या है कि जिन आइसोबार्स क्या रहते हैं कि जिनके मास नंबर सेम हो, मास नंबर सेम रहता है। और ऐसे कई सारे हमारे एलिमेंट्स रहते हैं जिनके मास नंबर सेम रहते हैं, लेकिन क्या रहता है कि उनके एटॉमिक नंबर, जो प्रोटॉन्स वैल्यू है, जेड वैल्यू, वो चेंज होती है एटॉमिक नंबर। तो उनके लिए नेचर में हम देखते हैं कि वहाँ पर आप देखोगे तो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का प्रॉब्लम ज़्यादातर रहता है। तो वो उसका कंसेप्ट जो है वो हम वेसर सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला से समझ सकते हैं। तो वेसर सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला हमने देखा कि उससे हमें बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हम फाइंड कर देते हैं। जैसे ये बाइंडिंग एनर्जी है और उनके सभी टर्म्स जो है, वॉल्यूम टर्म है, ओके, दिस टर्म वी कैन टेक, जैसे कि वॉल्यूम टर्म है, सरफेस टर्म है, ओके, दैट विल बी द कूलम टर्म, एसिमेट्रिक टर्म एंड द पेयरिंग इफेक्ट, वो सभी टर्म्स इंक्लूड होती है। अब उनकी फॉर्म, ये बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन हमने क्या देखा था कि वॉल्यूम टर्म है वो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाता है। यहाँ सिर्फ ये देख लेना आप, यहाँ पे इफ यू गो फॉर द मेन रिलेशंस जो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था, आई विल शो यू, तो आपको आइडिया क्लियर हो जाए। हाँ, जैसे कि हमने ये पूरा ये टर्म्स वहाँ पर हमने देखा था कि बाइंडिंग एनर्जी की फार्मूला ये हमने डिराइव किया था, ओके। वॉल्यूम टर्म क्या करता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या करता है, बढ़ाता है, ओके। सरफेस टर्म क्या करता है, बाइंडिंग एनर्जी कम करता है। कूलम इफेक्ट भी क्या करती है, बाइंडिंग एनर्जी कम करती है। एसिमेट्रिक इफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी कम कर देता है। एंड पेयरिंग इफेक्ट वो कैसा है, मास इवन है या ओड है, ओड होगा तो ज़ीरो रहेगा, मास इवन है तो प्लस और माइनस टर्म आएगा। इफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर, ओके, जेड नंबर जो है वो इवन इवन है तो प्लस टर्म रहेगा। इफ इट विल बी ओड ओड, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर ओड ओड है तो माइनस टर्म रहेगा। तो हमने पूरा ये कंसेप्ट बाइंडिंग एनर्जी जो है वो वेसर सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला डिराइव किया था। और उनके बेस पे हमने देखा था कि उनका नेचर ऑफ ग्राफ, इफ यू गो द प्रीवियस लेक्चर्स, तो आपको वहाँ पे हमने नेचर ऑफ ग्राफ जो स्टडी किया था वो हम यहाँ पे ऐसे प्रूव कर सकते हैं, द नेचर ऑफ ग्राफ दैट वी कैन सी। और फिर हम उनका एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। यहाँ पर उनके ग्राफ्स आएंगे, अभी 1 मिनट। हाँ, ये देखिए, ये नेचर ऑफ ग्राफ, ओके, ये प्रूव कर दिया। ये जो हमें प्रूव कर सकते, ये नेचुरली ये ऐसा ग्राफ आपको एनवायरनमेंट में मिलेगा। सभी एलिमेंट्स इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑन वाई एक्सिस, दैट इज इन एमईवी, एंड मास नंबर दैट विल बी ऑन एक्स एक्सिस। आप जब उन्हें प्लॉट करोगे तो ऐसा नेचर मिलेगा। और वो मैंने होमवर्क दिया था कि आपको अपने आप कैलकुलेशन करना है, 5-7 एलिमेंट ले लीजिए और उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड कर लीजिए, लाइटर न्यूक्लियस, मीडियम न्यूक्लियस एंड हैवी न्यूक्लियस के ले लीजिए और उन्हें प्लॉट कर दीजिए, तो आपको ये अच्छे से उनका नेचर मिल जाएगा। तो ये नेचर जो एनवायरनमेंट में आ रहा है उसको थियोरेटिकली कैसे प्रूव करना है, तो दैट वी कैन प्रूव विद द हेल्प ऑफ दिस वेटसर सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला। जो मैंने बताया था कि हमने लास्ट जो ये सब कॉन्स्टेंट टर्म है जो हम वहाँ फॉर्मूला में यूज़ करते हैं, वॉल्यूम टर्म, सरफेस टर्म, कूलम टर्म, एसिमेट्रिक इफेक्ट एंड द पेयरिंग इफेक्ट। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है आपका जो बन चुका है द लास्ट वी सी, उसमें आप सब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, ये कांस्टेंट प्लस जो भी है, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए। उसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड कर लो और आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये मिल जाता है। ये सब हमारे लास्ट सेशन में हमने पूरा डिस्कस कर लिया है और आपको पता ही है। अब उनके हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू जा रहे हैं कि ये पूरी जो फॉर्मूला है उसकी क्या एप्लीकेशन है,
व्हाट आर देयर एप्लीकेशन ऑफ दिस। तो इनकी एप्लीकेशंस हम कहाँ कहाँ देखते हैं, तो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास फाइंड किया था कि जेड नंबर फाइंड कर सकते हैं हमारे पास कांस्टेंट ए हो तो। फिर हमने देखा कि अभी लास्ट क्लास में हमने एक एप्लीकेशन मास पैराबोला स्टडी कर लिया। तो वंस अगेन दैट वी रिवाइज 5-10 मिनट्स एंड देन वी गो फॉर टुडे सेशन। तो हम थोड़ा वो रिवीजन कर लेते हैं जो कल हमने पढ़ा है और उनके हम कंसेप्ट देख ले। कल हमने क्या देखा कि भाई हमारे पास अभी हमें मास फाइंड करना है, न्यूक्लियस का मास। न्यूक्लियस का मास कैसे फाइंड कर सकते हो, दैट यू कैन फाउंड दैट इज अ मास ऑफ द न्यूक्लियस इनटू मास एनर्जी रिलेशन, ओके, into c square which is equal to z into mass of proton plus n into mass of neutron, ये ब्रैकेट कंप्लीट into c square माइनस दी बाइंडिंग एनर्जी। अब जो आपको वेजर सेमी एम्पिरिकल में जो हमने डिराइव किया था बाइंडिंग एनर्जी, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। लेकिन ये टर्म क्या है, माइनस टर्म। मतलब ये क्या बताता है, मास ऑफ द न्यूक्लियस कैसे फाइंड करते हो, सिंपल है, इसको या रट्टा नहीं मारना है। ये क्या है, जब कोई न्यूक्लियस फॉर्म होता है, ओके, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन वहाँ पर न्यूक्लियस फोर्स से जुड़े रहते हैं। पहले तो सेपरेट है, अब जैसे बन गए तो जब उनका मास लॉस होता है, वो लॉस किस में हो जाता है, दैट विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द बाइंडिंग एनर्जी, ओके। तो सेपरेटेड जो z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस n इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस द बाइंडिंग एनर्जी, वो एक्चुअल मास मिलेगा, दैट इज दिस मास, ठीक है। वो जो एक्चुअल मास है, आप जो भी एलिमेंट ले लेते हो और उनका मास फाइंड करते हो, ओके, वो एक्चुअल मास ये है विच इज इक्वल टू सेपरेटेड मासेस इंटू सी स्क्वायर माइनस द बाइंडिंग एनर्जी। इतना याद रखना है आपको ये फॉर्मूला। अब उसको आप प्रॉपरली लिख लो, ये रिजल्ट यहाँ z इंटू एम पी प्लस एन इंटू एम एन सी स्क्वायर माइनस द बाइंडिंग एनर्जी। ये टर्म कहाँ से हम लेंगे, ये टर्म आपने जो डिराइव किया वेजर सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला से, वो बाइंडिंग एनर्जी का रख दो। तो पांचों टर्म रख दीजिए, वॉल्यूम टर्म, ओके, माइनस द वॉल्यूम टर्म, ये सब प्लस हो जाएगा, प्लस सरफेस टर्म प्लस कूलम्ब इफेक्ट प्लस एसिमेट्रिक इफेक्ट प्लस और माइनस डेल्टा। अब ये प्लस साइन होगी, क्या हम फाइंड कर रहे हैं, मास एनर्जी रिलेशन, मास ऑफ द न्यूक्लियस, ओके। तो अब इसको आप देखोगे, ये पूरे जो इक्वेशन है उसमें आपको z टर्म कहाँ कहाँ मिल रही है वो देखिए। तो कि यहाँ z स्क्वायर मिलेगा, यहाँ z मिलेगा, यहाँ भी z स्क्वायर मिलेगा, और z के अलग यहाँ भी z है, ये z नहीं है। तो कोई यहाँ तीन टर्म दिख रहे हैं, एक तो z स्क्वायर दिख रहा है, एक z दिख रहा है, और एक हमें विदाउट z टर्म मिल रहा है। तो तीन टर्म है और उसकी आप इक्वेशन बनाओगे, z हैज थ्री वेराइटीज, z स्क्वायर, z और विदाउट z टर्म, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1, ओके। उसको आप लिखोगे इक्वेशन, तो z इक्वल टू ए प्लस बी जेड प्लस सी जेड स्क्वायर, ओके। तो दैट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनती है। यहाँ आपको जब ये फाइंड करोगे आप, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, और m वर्सेस z उनका ग्राफ प्लॉट करोगे, m वर्सेस z उनका ग्राफ प्लॉट करोगे, तो आपको ऐसा पैराबोला मिलेगा। अब ये मास पैराबोला कहते हैं, उसका क्या मीनिंग है, क्या कंसेप्ट है, हमने लास्ट क्लास देखा। वंस अगेन वी डिस्कस दैट पार्ट, कि यहाँ पर आप इसका डिफरेंशिएट करो, m इक्वल टू दिस, ये इक्वेशन जो बन जाती है उसको आप डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू z और इक्वल टू 0 करो ये पूरी इक्वेशन को, ओके। उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dm बाई डी जेड इक्वल टू 0। अब dm बाई डी जेड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये रिजल्ट मिल रहा है, और z इक्वल टू माइनस पी बाई 2c। अब dm बाई डी जेड इक्वल टू 0 करते हैं, तो लास्ट क्लास हमने देखा था ये ही यूज़ करके हमने मिनिमम z वैल्यू फाइंड किया था, मिनिमम वैल्यू ऑफ z। कि हमारे पास कांस्टेंट a है तो हम z वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए जो हमने डिराइव किया था वो ये फार्मूला है, ये फार्मूला हमने डिराइव किया था, ओके। ये फार्मूला लास्ट टू लास्ट क्लास डिराइव किया था, z इक्वल टू a बाई 2, ओके, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.0078 a रेज टू 2/3। उसको कंपेयर कर दिया, z इक्वल टू माइनस बी बाई 2c, ये टर्म एक बन जाता है कुछ, ओके, मिनिमम वैल्यू। जब आप उसको ये इक्वेशन ले ले तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, उसको भी डिफरेंशिएट करते हो तो आपको माइनस बी बाई 2c विच इज इक्वल टू दिस, ये इक्वल, जस्ट आवर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये लिख रहे हैं। फिर हमने कल क्वेश्चन किया था कि भाई आपके पास कोई सिंगल प्रोटॉन है तो क्या वो डीके हो सकता है,
तो आपकी में से आपने फ्रेंड्स ने आंसर दिया था कि नहीं हो, सिंगल प्रोटॉन हो, सिंगल प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, एक प्रोटॉन आपके पास है, क्या वो डीके कर सकता है अपने आप? तो इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? कि यहाँ देखिए प्रोटॉन की आप मास देखोगे, रेस्ट मास एनर्जी और 938.28 है, न्यूट्रॉन का 939.57, ये 512। तो यहाँ पर मास एनर्जी ज़्यादा वाले पार्टिकल वो एमिट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास तो कम है। हमें नेचर पता है कि भाई ज़्यादा हो उसमें से कम हो सकता है, लेकिन कम में से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी वही लो हो रहा है कि भाई हायर नंबर ऑफ मास एनर्जी हो यहाँ पर, तब जाके वो डीके पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सिंगल प्रोटॉन तो नहीं कर सकता। बट दैट इज पॉसिबल है, न्यूक्लियस के अंदर हो तो पॉसिबल है। ओके, इफ इट विल बी इन एटम देन देयर विल बी पॉसिबिलिटी। एक सिंगल प्रोटॉन है, ओके, दैट प्रोटॉन जब वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है तो हमें न्यूट्रॉन फॉर्म होता है प्लस न्यूट्रिनो, दैट विल बी पॉसिबल, तब जाके वो पॉसिबिलिटी है। अब हमने कल ये एक मैंने एग्जांपल यहाँ पे पूरा प्लॉट करके बताया था, ओके, और कल एक कैलकुलेशन भी करके हमने एक्सेल शीट में देखा। वंस अगेन आई विल दैट शो दैट। अभी यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ये आपके लिए जस्ट ये रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू लिया था कि मास पैराबोला कैसे मिलता है। तो जेड नंबर मैंने लिया था 54, 55, 56, 57, 58, और ए जो है, ए एज कांस्टेंट ओड हमने वैल्यू लिया है। उसके लिए जब मास एनर्जी फाइंड करोगे यूजिंग दिस फार्मूला, ये फार्मूला से आप फाइंड कर रहे हो मास एनर्जी, तो आप देखोगे कि रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा। ओके, एक रिजल्ट जो मिल रहा है, बेरियम 56 है, उसके लिए मास एनर्जी कम आ रहा है। ओके, थोड़ा उसे बड़ा कर देते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख लीजिए। हाँ, अभी आप ये ग्राफ, हाँ ये ग्राफ, ओके, यहाँ पे बेरियम देखिए, जो बेरियम है, ओके, 56 पर है, उसकी मास एनर्जी कम मिल रही है, दिस मास एनर्जी उनका कम आ रहा है फॉर दिस 56। फिर 55 है, उसका मास एनर्जी थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, 54 है, उसका मास एनर्जी और ज़्यादा आ रहा है, जिसका जेड नंबर 54 है। 57 बेरियम से थोड़ा ज़्यादा, 58 और ज़्यादा। तो उसकी लाइफ टाइम आप कैलकुलेट करोगे तो ये पार्टिकल की लाइफ टाइम देखोगे जो दिया है स्टैंडर्ड वैल्यू, और 9.8 आवर्स है। ओके, 9.8 आवर्स तक उनका लाइफ टाइम बता रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखोगे लैंथेनम है, उनकी लाइफ टाइम 60,000 ईयर्स है। ये लेस स्टेबल है, ये थोड़ा उनसे ज़्यादा स्टेबल है, 60,000 ईयर लाइफ टाइम है। और बेरियम है तो हाईयर स्टेबल है, वो डीके ही नहीं करेगा। ओके, ये डीके करके 60,000 ईयर के बाद वो पूरा बेरियम बन जाएगा। ये जैसे कि सीरियम है, वो लेंथनम बनेगा, लेंथनम से वो बेरियम बनेगा, ऐसा रहता है। बाय यूजिंग दिस, बाय डीकेइंग बीटा प्लस डीके, यहाँ से बीटा प्लस डीके होंगे, ये जो मैंने यहाँ बताया आपको। यहाँ पे आप देखो 54 वाला जो नंबर है, z इक्वल टू 54, वो कौन सा एलिमेंट है? जेनॉन है। उसकी लाइफ टाइम है 3.82 मिनट। वेरी वेरी आप देखोगे तो अनस्टेबल एलिमेंट है। 3.82 मिनट के बाद वो तुरंत ही डीके हो जाता है, और डीके बन के कहाँ बन जाता है? वो सीजियम बन जाता है। तो बीटा माइनस डीके करता है, सीजियम से फिर से बीटा माइनस डीके करता है और बेरियम बन जाता है। तो ये आइसोबार फैमिली है जिसके जेड नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम लिए थे, और उससे कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ऐसा रिजल्ट मिल रहा है मास पैराबोला। और वही हमने कल एक एक्सेल शीट में करके देखा था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसका यहाँ पे ग्राफ भी एक बताया है मैंने, बट टुडे आई विल शो दैट ग्राफ ऑल्सो। ये कल हमने ग्राफ कल कैलकुलेशन करके ये देखा था, तो वंस अगेन वी शो दैट कैलकुलेशंस, और वहाँ पर भी हम ट्राई करें एक्सेल में उसे प्लॉट करने की। ये मैंने लिया था और आपके पास ये एक्सेल शीट में बता देता हूँ वंस अगेन। ओके, ये एक्सेल शीट हमने कल कैलकुलेशन मैंने बताई थी आपको कि आपके पास ये अपने घर पे मैंने बताया था, ट्राई किया किसी ने? एनी स्टूडेंट्स वन ट्राई आउट कि मास पैराबोला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ओके, ट्राई करना, आपको फ़ायदा रहेगा। हमने कल लिया था ए इक्वल टू ओड फिक्स्ड वैल्यू लिया था। मास ऑफ प्रोटॉन नॉन है हमें, वो लिख दिया मैंने 1.00783। मास ऑफ न्यूट्रॉन ये भी यहाँ लिख दिया है। फिर कांस्टेंट टर्म जो है, ये सब एटॉमिक मास यूनिट है, यू आएगा। हमने यहाँ पे जस्ट आई राइट ओनली द वैल्यूज़, अभी यूनिट में नहीं लिख रहा।
और ये जो टर्म है सब कांस्टेंट टर्म ए वी ए एस ए सी ए सिमेट्री, उनकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। वॉल्यूम टर्म क्या है 15.5 MeV, सरफेस टर्म 16.8 MeV, कूलम टर्म 0.72 MeV, ए सिमेट्रिक इफेक्ट 23 MeV, और 1U हमें पता है 931.5 MeV। ये सब हमें कैलकुलेशन में लेना है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि हमारी जो मास एनर्जी फाइंड करना है उसमें ये सभी टर्म आ रहे हैं। ओके, वंस अगेन इफ यू सी दैट मास एनर्जी टर्म, ओके, यहाँ पर हमें ये फार्मूला हमने वहाँ पर डिफाइन करना है, ये पूरा फार्मूला वहाँ पे रख देना है। ओके, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 जो है, ओके, इक्वेशन नंबर 1 वो आपको वहाँ पर एक्सेल शीट में कैलकुलेशन करना है, इसीलिए ये सब मैंने कॉन्स्टेंट टर्म ले लिया। फिर आप यहाँ पे जेड नंबर ले लो, जेड 11 12 13 14 15 16। ओके, अब जो मैंने एक एग्जांपल बताया था बेरियम 54 55 56 वो भी ले सकते हो, दैट ऑल्सो वी शो दैट। ए मैंने लिया था ओड नंबर, यहाँ पे मैंने बता दिया ए इज़ अ ओड फिक्स वैल्यू, वो फिक्स्ड हम ले लेते हैं, और वो लिया है 27। ठीक है, बस हमारे पास ये दो वैल्यू है, जेड नंबर हम चेंज करते जाएंगे, ए फिक्स है। फिर सिर्फ कैलकुलेशन किया, न्यूट्रॉन नंबर आप यहाँ कैलकुलेट कर लो, z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, z जो है इंटू मास ऑफ दिस प्रोटॉन, तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। कल जो स्टूडेंट्स उन्हें पता होगा, सिर्फ ये आपको एक्सेल शीट में आता ही होगा। इंटू ये उसका यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट U, इंटू 931.5 कर लिया मैंने, तो आपको ये रिजल्ट मिल गया z इंटू एम पी। फिर n इंटू एम एन फाइन कर लो, फिर ये सब कॉन्स्टेंट टर्म ए वी इंटू ए एस इंटू ए रेस टू 2/3, फिर यहाँ पे z टर्म आ रहा है, तो ऐसी फार्मूला यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रख दो तो आपको पूरा रिजल्ट मिल जाए। ये एसिमेट्रिक इफेक्ट। अब आपको ये मास फाइंड करना है, तो मास जो फाइंड करना है, वंस अगेन वी गो टू दैट फार्मूला, ये प्लस टर्म होगा, फिर माइनस ए वी ए, देन दिस प्लस 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 एंड डेल्टा। डेल्टा इफेक्ट, मास नंबर ओड है तो डेल्टा इफेक्ट नहीं आएगा, इवन होगा तो डेल्टा इफेक्ट आएगा, वो हमें आज देखना है। अब उसका हमने रिजल्ट देखा था कि मास जो एनर्जी मिल रहा है एम में, वो हमें ये मिल रहा है, उसको एम में कन्वर्ट करोगे, ओके, उसको डिवाइड कर दो 931.5 से, तो आपको एम में मिल जाएगा, और आपको ये रिजल्ट आ जाता है एम। अब अलग अलग जेड नंबर ले लो, मैंने तो जेड इक्वल टू 11 लिया था, उसके लिए एक कैलकुलेशन बताई। जेड 12 ले लो, 13 ले लो, 14 15, फिर से ये सब कैलकुलेट कर लो। एक्सेल है, अब खींचोगे सब कैलकुलेट करके बता देगा। अब उसी का हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप देख सकते हो कि जेड ले लेते हैं हम, आप चाहे एक्सेल में भी करना चाहते हो तो यहाँ पे जेड, और एम यू में हम ले रहे हैं मास, मास एम वर्सेस जेड करना है, तो वाई एक्सिस पे एम लेना है, तो हम ये ले लेते हैं दोनों, जेड, ओके, वी सेलेक्ट दी एम, दोनों सेलेक्ट कर लो, इंसर्ट। आप ग्राफ में देखोगे दो तरह के आप स्कैटर यहाँ पे मिल सकता है, आपको पॉइंट्स चाहिए तो पॉइंट्स अलग मिलेगा, आपको पूरा कर्व चाहिए तो भी वो प्लॉट करके बता देगा। अभी हम स्कैटर पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट्स कहाँ पे आता है, ये देखो इस तरह से उसका मास यहाँ पर वाई एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पे वहाँ पर आप देखोगे तो जेड नंबर है 11 12 13 14 15, हमने जहाँ तक लिया है आप देख सकते हो, अप टू 16 वी गो फॉर दैट, 11 12 13 14 15 16, ये जेड। अब उसको आपको चाहिए कि भाई हमें फ्री हैंड लाइन ड्रॉ करके दे, तो ये आप कर लीजिए, तो आपको पूरा ये नेचर मिल जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि किसका मास एनर्जी ज़्यादा आ रहा है, किसका कम आ रहा है, कौन से स्टेबल न्यूक्लियाइड है। तो 13 नंबर जो है, ओके, वो स्टेबल बता रहा है यहाँ पे एज पर द ग्राफ, और मास एनर्जी जिसका ज़्यादा होगा वो अनस्टेबल है, उसकी लाइफ टाइम कम हो, लाइफ टाइम जो आप देखोगे तो वेरी वेरी माइन्यूट। फिर यहाँ पर मास एनर्जी मीडियम जो बता रहा है, मीडियम जो वहाँ पर, ओके, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ये मीडियम जो है सेंटर वाले, तो उसका मास एनर्जी कम है, तो वो लेस, उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे तो अनस्टेबल तो है लेकिन थोड़ा अनस्टेबल रहेगा, वो भी डीके करके, और ज़्यादातर मोस्ट स्टेबल एलिमेंट होगा जो सबसे मास एनर्जी कम है आइसोबार फैमिली में, वो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट कहा जाता है। ये उनके थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ओके, ये और हमने ये पूरी कैलकुलेशन करके प्रैक्टिकली आपको बताया कि नेचर में भी उसका बिहेवियर ऐसे ही मिल रहा है, जो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। तो कल तक हमने ये डिस्कस किया था, उसी का मैंने हैंड ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताया था कल कि 11 12 13 14 15, आप हाथ से भी ये प्लॉट कर सकते हो अपने ग्राफ नेचर में,
और अब उसको आप प्लॉटिंग कर लीजिए तो आपको एग्जैक्टली ऐसा नेचर मिलेगा। तो ये बीटा प्लस डी के करके यहाँ पर आएगा, ये भी फिर से बीटा प्लस डी के यहाँ करेगा, फिर से बीटा, ये स्टेबल होने की ओर आगे बढ़ेगा। ये सभी एलिमेंट जो अनस्टेबल है नेचर में वो क्या करेंगे कि बीटा प्लस डी के करके वो स्टेबिलिटी की ओर जा सकता है। और यहाँ के एलिमेंट जो है जिसमें भी मास एनर्जी हायर है वो भी स्टेबल न्यूक्लियाई की ओर बीटा माइनस डी के करके आगे आ सकते हैं और स्टेबिलिटी की ओर बढ़ सकते हैं। तो कल तक का हमने ये कंसेप्ट हमारा था वो हमने आज रिवाइज कर लिया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैज़ एनी डाउट, मैंने कल भी पूछा था कि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी गो फॉर टुडे सेशन। और हम मास नंबर अभी लेते इवन मास नंबर, और उसमें क्या रिजल्ट मिलेगा, उसके क्या कंसेप्ट है वो आज हमें पढ़ लेना। इनमें कुछ ना समझ आए तो देन यू विल आस्क। एनी क्वेश्चन इन दैट? कोई स्टूडेंट्स को इसमें कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ओके, तो आई विल गो द नेक्स्ट, उन्हीं के बाद की सेकंड एप्लीकेशन अब हम ले लेते हैं, दैट वी गो फॉर इवन मास नंबर। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना और ना समझ आए तो पूछ सकते हो आप कहीं भी। अभी हम ले लेते हैं, दैट विल बी 1 मिनट। तो अभी वही एप्लीकेशंस की ओर हम आगे ये देख रहे हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। नाउ वी कंसीडर द मास पैराबोला ही कंसेप्ट ले लेते हैं। Now we consider that concept mass parabola. Okay. अब वहाँ पर हम अभी जो हमारा डिस्कशन रहेगा, वी टेक द मास नंबर जो है नंबर ए, वी कंसिडर इज अ इवन मास नंबर। ओके, जो भी हम अभी एलिमेंट ले रहे हो इवन मास नंबर के लिए डिस्कस कर रहे हैं, और इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और ए वैल्यू हम क्या लेंगे, वो फिक्स्ड वैल्यू है, वो वेरी नहीं कर रहे, तब जाकर हम ये पूरा डिस्कस करें। इतना आपको ध्यान रखना है, ए इज फिक्स्ड। अब जेड नंबर वेरी कर सकते हो, न्यूट्रॉन नंबर वेरी होगा उस हिसाब से, लेकिन ए इज फिक्स्ड। ओके, अब हमारा जो सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला है, वहाँ पर जब कंसेप्ट हम लेते हैं सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, यहाँ पर क्या होगा, अब ये इफेक्ट करेगा जब हमने इवन लिया है मास नंबर, तो कौन सी वहाँ पर पेयर पे इफेक्ट करता है, पेयरिंग जो टर्म है, पेयरिंग टर्म, पेयरिंग टर्म में वो इफेक्ट करेगा। अब पेयरिंग टर्म में वो कैसे इफेक्ट करेगा वो हमने लास्ट डिस्कस कर लिया था, जस्ट फॉर योर रिवीजन, कि आपके पास इवन है, ओके, मास नंबर इवन ए है, इवन ए है, और आपका जो जेड एन एन वैल्यू है, जेड एन एन, वो आपको ओड मिल रहा है, जेड इज ओड, एन इज ओड टर्म। ओके, तो क्या होगा, वो बाइंडिंग एनर्जी क्या करेगा, बाइंडिंग एनर्जी कम करेगा, दैट इज माइनस, नेगेटिव आएगा टर्म, नेगेटिव टर्म। लेकिन मास एनर्जी में क्या होगा, हमें क्या फाइंड करना है, मास एनर्जी रिलेशन। तो मास एनर्जी रिलेशन में क्या है, माइनस द बाइंडिंग एनर्जी, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वो मास एनर्जी क्या करेगा, एम इंटू सी स्क्वायर, वो बढ़ाएगा, वो पॉजिटिव होगा, पेयरिंग इफेक्ट वहाँ पे पॉजिटिव मिलेगी, डेल्टा इज अ पॉजिटिव। ये पेयरिंग इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं। अभी इवन ए लिया, फिर से आपको इवन ए और जेड और एन आपको इवन इवन मिल रहा है। ओके, ये हमने लास्ट क्लास इसका पूरा डिस्कस किया था, तो आपको याद ही होगा बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है वहाँ पर, जब इवन इवन है तो वो क्या करेगा, पेयरिंग इफेक्ट वहाँ इवन इवन लगेगा, तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाता है, पॉजिटिव होता है इवन इवन। लेकिन मास एनर्जी क्या होगा, वो कम कर देता है, मास एनर्जी में ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसकी फॉर्मूला आपको पता ही है, मास एनर्जी, मास जब हम कैलकुलेट करते हैं एम इंटू सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू
Z into mass of proton, Z into mass of proton plus n into mass of neutron into c square minus the binding energy, माइनस द बाइंडिंग एनर्जी। तो माइनस बाइंडिंग एनर्जी है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी ये नेगेटिव करता है। ए इज इवन, जेड एन एन ओड ओड है तो बाइंडिंग एनर्जी कम करता है। क्यों? ओड ओड है, उसकी पेयर नहीं होगा, कोई एक सिंगल प्रोटॉन होगा, सिंगल न्यूट्रॉन वहाँ पे मिलेगा, वो बाइंडिंग एनर्जी कम करता है। लेकिन मास एनर्जी रिलेशन क्या होगा? माइनस 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 प्लस, इसलिए मास एनर्जी जो एम सी स्क्वायर मिलेगा वो प्लस हो जाएगा, वो बढ़ाता है। पेयरिंग इफेक्ट क्या करेगा? कल हमने लिया था ओड ए, ओड ए होगा मतलब पेयरिंग टर्म जीरो होगा, पेयरिंग इफेक्ट कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इवन ए है, आपके पास इवन है तो पेयरिंग टर्म का इफेक्ट आएगा, वो आपको इंक्लूड करना होगा यहाँ पर। ओड ओड न्यूक्लियस है तो मास एनर्जी बढ़ाएगा, इतना याद रखना। और इवन इवन है, जेड एन एन इवन इवन है तो वो क्या करेगा? बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव मिलती है, बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव हो लेकिन साइन क्या है यहाँ पर? माइनस, तो ये क्या करेगा? माइनस, मास एनर्जी कम करेगा। इतना आपको याद रखना है और इतना समझना है। मीन तो पहले कंसेप्ट ये है, पहला मास एनर्जी क्या बढ़ाता है और कौन कम करता है, उतना आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। अब वही कंसेप्ट को लेके फिर से वही हमें ये देखना है कि इसके लिए मास पैराबोला कैसा मिलेगा और उसके लिए फ्लोटिंग क्या होगा, वो सब हमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अभी हम देखें कि भाई यहाँ पर एम सी स्क्वायर है, अब हमारे पास एम का जो फॉर्मूला है हमें पता ही, ए प्लस ओके बी जेड प्लस सी जेड स्क्वायर। ओके, अब उसको फिर से आप डिफ्रेंशिएट कर ले तो ओके, और ए कांस्टेंट टर्म है तो मास विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ जेड, यहाँ पे फिर से आपको एक पैराबोला तो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पेयरिंग इफेक्ट का कंसेप्ट हमें देखना है कि इवन इवन पेयर होगी तो वो मास एनर्जी कम करता है। ओके, इतना ध्यान रखना है, मास एनर्जी कम करता है। और ओड ओड पेयर होगा तो मास एनर्जी बढ़ाता है। मेन इस पे ही फोकस आपको रखना है। अब उसी से मास पैराबोला हम देखें और उसको थोड़ा प्लॉट करें तो कैसा मिलेगा, दैट वी विल गो फॉर दैट। तो उसका क्या कंसेप्ट है, ये मास वर्सेस एम वर्सेस जेड, आप फिर से ग्राफ प्लॉट कर लेते हो। ओके, आई विल शो हियर एम वर्सेस जेड, आप यहाँ पे उनका एक ग्राफ प्लॉट कर लो। ठीक है, एम और वहाँ पर आपके जेड ऑन एक्स एक्सिस, एम ऑन वाई एक्सिस, और उसको आप कैलकुलेट करके प्लॉट करोगे तो आपको यहाँ पे दो पैराबोला का नेचर मिलेगा। एक तो जो इवन इवन वाला है, पहले हम ले लेते हैं ये ओड 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 वाला। सपोज आपने ये ओड टर्म ले लिया, ओड ओड है जो जेड एन एन ओड आ रहा है, और उससे पूरा आपने मास एनर्जी कैलकुलेट किया और उसका ग्राफ प्लॉट किया तो आपको उसका ऐसा नेचर मिलेगा। इस तरह से उनका आपको पैराबोला मिलेगा। और फिर आपने ये जेड एन एन इवन इवन जो टर्म आ रहा है उसकी मास एनर्जी ले ली और उससे आपने प्लॉट कर दिया तो यहाँ पर उसका नेचर आपको इस तरह से मिलेगा। ओके, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे एक मास एनर्जी यहाँ पर जो ओ डॉट टर्म है उसके लिए है। आई विल राइट हियर, जो फर्स्ट हमने प्लॉट किया दैट इज फॉर जेड एन एन ओ डॉट है, उसके लिए है। वो मास एनर्जी क्या करता है? बढ़ाता है, पॉजिटिव आएगा तो थोड़ा उसकी मास एनर्जी आप देखो उसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जो इवन इवन टर्म है वो मास एनर्जी कम करता है। तो इवन इवन टर्म के लिए हम यहाँ जो प्लॉट करोगे तो आपको उस पर नीचे मिलेगा इवन इवन टर्म। ओके, तो इवन इवन जो निकले वहाँ पर आप, और ए तो हमारा फिक्स्ड है, इतना आपको याद रखना है, ए हमने फिक्स्ड वैल्यू लिया है। ओके, और ए फिक्स्ड मतलब इवन नंबर लिया। आपने जो भी ए लिया हो आप उससे कैलकुलेशन कर सकते हो। ये आपने 128 ले लो, कोई भी एक पर्टिकुलर, जैसे कि हमने लास्ट क्लास देखा 54, 56, 58, उनके लिए हमने देखा तो उनका लिए जो नेचर मिल रहा है उसमें आप नियरली देखोगे कि ए का टर्म आप जो डिफाइन कर रहे हो 128 ले सकते हो। कोई भी इवन नंबर वाला ए ले लो और उसके आसपास का मास एनर्जी कैलकुलेट करो और उसका नेचर में देखो कि उनका रिजल्ट ऐसा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उनके लिए थोड़ा यहाँ बता दें कि यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट जो दिया है रिजल्ट, फिर हम वहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। जेड नंबर में ले लेता हूँ, जेड फ्रॉम 49
50 से लेके 56 तक हम देखते हैं। यहाँ पे नेचर में आप देखोगे उनको, तो इफ़ यू गो फॉर सेट इक्वल टू 50 नंबर, ओके, 50 देन 51, वैसे अपलोड कर लीजिए एक एक्सेस पे, 52, 53, 54, 55, ये थोड़ा ब्रॉडर यूज से करना होगा, ओके, 50, देन 51, 52, 53, 54, 55 एंड 56, ओके, वहाँ तक आप अपलोड कर लीजिए। उतना जो कैलकुलेशन आपने किया है, ये उनके स्टैंडर्ड रिजल्ट में यहाँ पर अपलोड करके आपको बता रहा हूँ कि उनके कंसेप्ट कैसे समझना है। 50 पे इंडियम है, यहाँ पर उसकी वैल्यू फाइंड हो रही है इंडियम की, ओके। फिर 50, 49 पे इंडियम, 50, ओके, 50 पे शॉनशियम मिल रहा है, ये 49 पे आ रहा है, तो बना दें 50 से हम स्टार्ट करते हैं। तो 50 पे यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है वो शॉनशियम मिल रहा है, फर्स्ट SN, ओके। देन 51 पे जो आ रहा है वो एंटीमनी मिल रहा है, SB, दैट इज मास एनर्जी यहाँ पे मिल रहा है उनका, SB एंटीमनी। फिर 52 पे है टेलोरियम, 52 पे आ रहा है टेलोरियम, TE, ओके, ये पॉइंट है 52 के लिए। देन 53 आयोडीन मिल रहा है, 53 पे अपना यहाँ पे प्लॉट करोगे तो यू गोट आयोडीन वैल्यू, दिस वैल्यू। जेनॉन मिल रहा है 54, 54 है जेनॉन, XE। 55 पे जो एलिमेंट आ रहा है सीजियम है, और 56 पे बेरियम। 55 जो है उनको आप देखोगे 55 यहाँ पर और अपलोड करोगे तो सीजियम जो मिल रहा है वो यहाँ पे आ रहा है 55 सीजियम। और ये एग्जैक्ट मैं मेरा प्लॉटिंग नहीं दिखेगा, जो हैंड से मैं कर रहा हूँ, इसलिए आप उन्हें प्रॉपरली कैलकुलेशन करके शीट में या ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग बेरियम एक स्टैंडर्ड यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, तो हम उन्हें समझने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखोगे उनकी वैल्यू, जो मास वैल्यू है जो लोअर है वो मिनिमम कितना आ रहा है, 127.894 उतना आ रहा है फॉर दिस वैल्यू। टेलुरियम एंड जेनॉन दोनों सेम मास एनर्जी पे मिल रहे हैं, और उससे ज़्यादा है जो यहाँ पे आप यहाँ देखोगे, जो इंडियम यहाँ पे आ रहा है एक एलिमेंट जो है 49 के लिए, वो इंडियम भी मिल रहा है, उसका मैक्सिमम जो मिल रहा है दैट इज़ 127.908, ओके। अब इनको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आप हम इन्हें समझ सकें। अभी ये रिजल्ट है जब हमने लिया मास नंबर दैट विल बी इवन मास नंबर। अब यहाँ पर क्या होगा, डी के कैसे होगा, स्टेबल कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे दो स्टेबल एलिमेंट देखोगे। ग्राफ ऐसा बनेगा जब आपने ये पूरा देखा कि ए फिक्स ले लिया है आपने, ओके, और आप इसे प्लॉट करोगे, ओ डॉट जो आ रहा है जेड एन एन वैल्यू इवन इवन आ रहा है, तो ये पूरा कंसेप्ट लेके आपने कैलकुलेशन कर लिया, ये इक्वेशन लेके गो फॉर दिस इक्वेशन, यूजिंग दिस इक्वेशन आपने कैलकुलेशन किया। इवन ए है, ओ डॉट है, तो उसके लिए पॉजिटिव वैल्यू मास एनर्जी वो बढ़ाता है, और इवन ए है और जेड एन एन इवन इवन है तो मास एनर्जी कम करता है। उसके लिए ये नेचर में ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा। सपोज आप कैलकुलेशन कर रहे हो जेड इक्वल टू 50, 51, 52, उसके लिए मास एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो और उसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऐसा नेचर में आपको ग्राफ मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो दो स्टेबल एलिमेंट मिल रहे हैं, टेलोरियम ये एक स्टेबल एलिमेंट मिल रहा है, और जेनॉन दो स्टेबल एलिमेंट मिल रहे हैं, ओके। अब वो डीके करेगा, जैसे बैरियम है यहाँ पे, वो डीके करेगा डायरेक्टली इफ यू गो फॉर दैट, वो जेनॉन पे आ सकता है यहाँ पर, ओके। सीजियम गोइंग टू आयोडीन, यहाँ पर बीटा प्लस डीके, इफ आई वांट टू राइट हियर कि वो स्टेबिलिटी के होने के लिए क्या करेगा, जैसे कि 55 है, 56 बैरियम, बैरियम गोइंग टू दैट विल बी, ये बीटा प्लस डीके करेगा यहाँ पर। हाँ, मैं कलर एक मिनट चेंज कर लेता हूँ, ओके। बेरियम है वो क्या करेगा, बीटा प्लस डीके करेगा, और वो सीजियम की ओर आएगा,
cesium going to iodine. ओके, सीजियम का कितना है, दैट विल एटॉमिक नंबर. ओके, दो पॉसिबिलिटी है. सीजियम यहाँ पे आप देखोगे 55 है, दे विल कम टू द ज़ैनॉन. 1 मिनट. सीजियम है, एक बीटा प्लस डीके करके वो क्या करेगा, ज़ैनॉन की ओर आ सकता है स्टेबल होने के लिए. ओके, ये स्टेबल हो चुका है अब यहाँ पे. अब आयोडीन है, जैसे ये न्यूक्लियर, इसके दो पॉसिबिलिटी है. आइदर इट विल बी डीके टू टेलोरियम, वो टेलोरियम बन सकता है आइदर बीटा प्लस डीके करके, और वो बीटा माइनस डीके करके ज़ेनॉन बन सकता है. ओके, ये बीटा माइनस करके या तो ज़ेनॉन कन्वर्ट हो सकता है या तो बीटा प्लस बन जाता है नेचर में, क्योंकि ये अनस्टेबल है. जिसके मास एनर्जी ज़्यादा है दे आर अनस्टेबल. और यहाँ से आयोडीन जो है डेविल 49 नंबर पे है, वो स्ट्रोंशियम की ओर यहाँ पे डीके करेगा. स्ट्रोंशियम है वो, ये एंटीमनी बन जाता है, और एंटीमनी चेंज टू द टेलोरियम, वो डायरेक्ट यहाँ पे स्टेबल हो सकता है. इस तरह से उनकी डीके करके स्टेबल एलिमेंट बन सकते हैं. यहाँ पे जो हो गए वो बीटा माइनस डीके होगा. जैसे मैंने बताया कि इंडियम है, इंडियम जो है यहाँ पर आप ले लो, इंडियम टू स्ट्रोंशियम आएगा, वो बीटा माइनस डीके करके आता है. थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क स्पीड कम आ रहा है आपको, लेकिन आप देख सकते हो ये इंडियम से मैंने ड्रॉ किया है और ये बीटा माइनस से होगा. वैसे ही ये यहाँ से एंटीमनी से टेलोरियम की ओर आएगा, वो भी बीटा माइनस डीके करके आएगा. तो कंसेप्ट क्या हमें समझना है कि जब हम इवन मास नंबर लेते हैं, ए फिक्स्ड वैल्यू वो भी इवन ले लेते हैं, और उसमें दो पॉसिबिलिटी आएगी, दो ग्राफ आपको, दो पैराबोला मिलेगा, फिर उसकी स्टेबिलिटी आपको समझाएगा कि भाई डीके कहाँ से, कौन सा एलिमेंट कहाँ डीके होगा. और यहाँ दो स्टेबल न्यूक्लियाइड मिल रहे हैं, मतलब इसकी दो पॉसिबिलिटी होगी आयोडीन की. आइदर इट विल बी बीटा प्लस डीके करके टेलोरियम बनेगा, या बीटा माइनस डीके करके वो ज़ेनॉन बन जाता है, और वो नेचर में फिर स्टेबल हो जाता है. तो यहाँ पर डबल बीटा माइनस डी के, यहाँ पे डायरेक्ट जंप करने की तो पॉसिबिलिटी कम ही है कि वो बैरियम से डायरेक्ट ज़ेनॉन बन जाए. मैंने जो देखा कि डबल बीटा डी इज़ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी. ओके, तो डबल बीटा डी के तो डायरेक्ट नहीं हो सकता है, बट दिस आर द कंसेप्ट. अब वही आप यहाँ पर चाहे तो एक्सेल में उसे प्लॉट कर सकते हो. ये मैंने ओड के लिए बनाया था. सेम आपको यहाँ पे पेयरिंग इफेक्ट इंक्लूड कर देना है. चाहे तो अभी 1047 हुआ है, तो अभी उसे फिर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके ओके, और यहाँ पर हमारे पास एक बन जाता है, उसका हम रीनेम कर देते हैं. ये E1 मास नंबर के लिए हम कैलकुलेट कर देते हैं. कल हमने लिया था ओड ए के लिए. ओके, ओड ए के लिए हम लिए. अब E1 ए के लिए भी आप चाहे तो कर सकते हो प्लॉट. अभी हम ये कैलकुलेट कर देते हैं ना. और हम यहाँ पर देखो Z की वैल्यू और N की वैल्यू मूव कर देते हैं डायरेक्ट. और ए भी जो ए होगा, और यहाँ पर ये पूरा टर्म हम जो है वहाँ पर जो भी हो कैलकुलेशन आएगा. अभी पेयरिंग इफेक्ट हमें इंक्लूड करना है, तो एक टर्म यहाँ पर हमें इंक्लूड करना होगा, और मैंने शायद यहाँ पर होगा ही. अभी तक कोई क्वेश्चन और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. जैसे पेयरिंग इफेक्ट है AP⁴, वो हमें यहाँ पर इंक्लूड करना होगा. अब प्लस पेयरिंग इफेक्ट है या माइनस पेयरिंग इफेक्ट है, वो हमें यहाँ पर ध्यान देना है. तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस हम उसे प्लॉटिंग करने के लिए ट्राई कर लेते हैं. ओके, अब हम Z E1 ले लेते हैं. एक एग्जांपल है. अभी ये A यहाँ पर हमें लिख लेना है, ये E1 वैल्यू. ओके, और फिक्स्ड वैल्यू ले लेते हैं, और A E1 ले लेते हैं हम 128 ले लेते हैं, जस्ट फॉर कैलकुलेशन 128. ओके, और उसे आप यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच वैल्यू Z, और Z की हम वैल्यू ले लेते हैं. Z हम ले लेते हैं इवन नंबर है. अभी इवन इवन है तो प्लस पेयरिंग इफेक्ट. इफ Z इज ओड तो N भी ओड ही होगा, तो माइनस पेयरिंग इफेक्ट. यहाँ पे आपको Z हम ले लेते वैल्यू, तो आपको N भी पता चल जाएगा. Z हम 54, देन 56, 58, 60 एंड 62 ले लो.
एन क्या मिल रहा है आपको वो भी आप देखोगे, इवन नंबर ही मिलेगा। ओके 62 देखो आ चुका। अब ये पूरी देखो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो गया यहाँ पर, z इंटू एम पी प्लस एन इंटू एम एन, क्योंकि ये कल तो हमने किया ही था प्रोग्राम, ये हमने फॉर्मूला सेट कर दिया है। अब ए पी ए रेस टू 3/4 करना, ए हमारा क्या है यहाँ पर 128 है, और ए पी की वैल्यू क्या है वो हमें 34 एम है, मैंने यहाँ रखी दिया है आपके पास, और उसकी हम फार्मूला बना देते हैं। ए पी 34, ओके, वो फिक्स वैल्यू है 34 डिवाइडेड बाय क्या होगा ए रेस टू 3/4। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं उनकी स्टैंडर्ड वैल्यू, ए 128 है। आप चाहे तो कैलकुलेशन अपने आप भी कर सकते हो साथ साथ, मैं तो इसीलिए बता रहा हूँ कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, और कई बंदे तो इतने काम में एंगेज रहते हैं तो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो मुझे ये सब आपको बता दूँ तो आपको क्या घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 0.75, ओके, तो ये हमारा है 128। हम थोड़ा उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 128 रेस टू कितना है 0.75, 38.054 आ रहा है। तो ए रेस टू 3/4 की वैल्यू है आपके पास 38.054, वो मैंने स्टैंडर्ड यहाँ पे रख ही दिया क्योंकि हर बार ए तो कांस्टेंट ही है, तो ये वैल्यू भी कांस्टेंट ही होगा, लेकिन वो क्या करेगा प्लस करेगा मास एनर्जी। तो उसको आप कैलकुलेट करना है, इक्वल टू लगा दीजिए यहाँ पर, इक्वल टू 34 डिवाइड बाई ए रेस टू 3/4, और उसका रिजल्ट देखोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, और ये सभी में कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर जितने भी है वैल्यू वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मास एनर्जी में क्या करेगा, अभी हमें ये टर्म इंक्लूड करना होगा, एपी टर्म हमने इंक्लूड नहीं किया। ये कैलकुलेट तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने देखो ये सभी टर्म का ऐड किया है, अभी ये टर्म भी हमें ऐड करना होगा प्लस दिस टर्म, ओके, इक्वल टू K7 that will be, फिर से मैं आपको बता दूँ, इक्वल टू अभी हमें क्या करना है, ये टर्म क्या होगी प्लस होगा, ओके, इक्वल टू लेके आप ये कर दीजिए z इंटू एम पी, ओके, प्लस दिस टर्म, ओके, फिर माइनस क्या आएगा वॉल्यूम टर्म, प्लस सरफेस टर्म, प्लस कूलम्ब इफेक्ट, प्लस एसिमेट्रिक इफेक्ट, प्लस ये टर्म, ये अभी नहीं आ रहा है 1 मिनट, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ओके। अभी फिर से कर लीजिए, यहाँ पर दिस टर्म होगा प्लस क्या होगा एन इंटू एम एन, जो फॉर्मूला वही हम कर रहे हैं, माइनस वॉल्यूम टर्म प्लस दिस सरफेस टर्म, फिर से प्लस कर दीजिए कूलम्ब इफेक्ट, और आपको यहाँ पर क्या होगा एसिमेट्रिक इफेक्ट भी बढ़ेगा, बाइंडिंग एनर्जी प्लस, एंड दैट विल बी दिस। एसिमेट्रिक इफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी कम करता है, लेकिन मास एनर्जी में ये माइनस साइन बाहर आ चुका है, बाकी सब प्लस आएंगे, और लास्ट जो टर्म है वो प्लस करके ये टर्म ऐड कर दीजिए, और आप उन्हें कैलकुलेशन देखिए तो आपको ये मिल जाएगा, और उसको आप यहाँ पे खींच लीजिए। तो पेयरिंग इफेक्ट यहाँ पर आपको ये प्लस पेयरिंग इफेक्ट होगा वो इंक्लूड कर लीजिए, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाता है, ओके। उसी हिसाब से ये आपको एएमयू में दे देगा, ओके। ये मास नंबर ये जेड हमने अलग लिया है, ये यहाँ पर ओके। तो ये एक आपको बन जाता है z, जब आप 54, 56, 58, 60, 62 लेते हो, और पेयरिंग इफेक्ट वहाँ पे क्या होती है इवन है, z इवन एन इवन, तो पेयरिंग इफेक्ट प्लस होगा, इसीलिए हमने जो पेयरिंग इफेक्ट कैलकुलेट किया है उसको आप प्लस कर दीजिए, तो आपको एम में ये रिजल्ट मिल गया, उसको एम में बना दीजिए, तो एम में आपको ये रिजल्ट आ रहा है, ओके। दैट इज़ फॉर दिस। अभी आप यहाँ पर एलिमेंट ले लीजिए, दैट विल बी हमें जो मिल रहा है मास एनर्जी वहाँ पर, ये एक रिजल्ट मिल जाता है। अब आप ले लीजिए जेड नंबर ले लीजिए 55, 57, 59, उसके लिए कैलकुलेशन आप देख सकते हो 55, 57, 59, ओके।
61 एंड 63। और वहाँ पर जो आपका ये 128 है, जो हमने 128 ही लिया, और उसको आप यहाँ पर रख दीजिए। और उसी के बेस पे यहाँ पर आपका न्यूट्रॉन नंबर और सब मिल जाएगा। आप चाहे तो अपलोड कर सकते हो, चाहे हम ये निकाल दें, ये बीच वाला, और उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर। तो ऑटोमेटिकली आपको ये भी कैलकुलेशन। और फिर आप उन्हें थोड़ा नेचर में, उनका नेचर ऑफ ग्राफ देखोगे तो आपको यहाँ पे ये कुछ 834 में सही है। चलो, ओके, ये बन जाता है आपका एपी पेयरिंग इफेक्ट और मास एनर्जी इन एमईवी, इसकी कैलकुलेशन मिल जाती है। और दिस विल बी दिस, ये आपको कुछ रिजल्ट मिल रहा है। अभी आप देखिए रिजल्ट एमयू में, ये हमें जो मिल रहा है 135, 136, ये जैसे कि कम आ रहा है मास एनर्जी फॉर दिस 54। फिर वहाँ पे मास एनर्जी ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, और उनसे 136.98, फिर से क्या आ रहा है 137.70। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये वैल्यू आ रही है। अब उसको आपको प्लॉट करना है, ये जो मास एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हो। ओके, अभी इसको आप अलग से ले लीजिए, इसको एक प्रॉपरली 54, फिर 55 की वैल्यू ले लेना, 56, 57, उसको एग्जैक्ट ये वैल्यू आप प्रॉपर लिख लीजिए एक्सिस में। और उसके हिसाब से जो मास एनर्जी कैलकुलेट किया है वो आप लिख लीजिए वहाँ पर। यहाँ पर अब इफ़ यू वांट टू राइट साइड ले लो एक, ओके, और मास जो आपको उसके पैरेलल मिल रहा है वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। हमने क्या लिया था, 54 से स्टार्ट किया है ना, 10:56 है, 5 मिनट लगेगा फ्रेंड्स। 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, उससे ज़्यादा गए थे हम, 61 और 62, 63 एंड 63, ओके, 62 एंड 63। तो यहाँ पर आप देख लो, दैट विल बी 62, 63, और जो उसके हिसाब से मास एनर्जी मिल रहा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिली थी वो 54 के लिए है ये वैल्यू, उसको यहाँ पे कॉपी कर दो, कंट्रोल वी, चाहे तो लिख लीजिए 135.024। वैसे जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग 55 के लिए आपको जो मिल रहा है वो वैल्यू मैं यहाँ से आपको बता सकता हूँ। 55 के लिए जो मिल रहा है वो 135.3325, ओके, 4 वैल्यू लिखते हैं, 0.0241। फिर 56 के लिए जो मिल रहा है वो 135.64, 135.6484। 57 के लिए जो मिल रहा है वो ये वैल्यू है 135.9717। 58 के लिए आपको जो मिलेगा वो ये 54 है। एक काम कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं, ओके। अब तो इजी हो जाता है, जिसकी वैल्यू जो सामने मिल जाता है। 55, 56 की वैल्यू आ गई, 58 की वैल्यू है 136.3026, 3026। फिर 59 के लिए जो वैल्यू है 136.640, ओके। 59, 60 के लिए जो वैल्यू आ रही है, 60 के लिए 136.9868, 136.9868। 59 जो हमें ये 61 की वैल्यू आ रही है 137। जस्ट फॉर आवर प्लॉटिंग, हमें ग्राफ प्लॉट करना है इसलिए हम प्रॉपर लिख रहे हैं 137.3401, ओके। अब 62 के लिए जो आ रहा है रिजल्ट 137.700, 137.700,937,
और 63 के लिए जो आ रहा है सेम वैल्यू 138 अभी इसको हम देखें कि भाई 54 यहाँ से वो बढ़ ही रहा है 136 136.64 136 131 ओके ये यहाँ पर हमें कैलकुलेशंस तो किया है लेकिन कुछ मिस्टेक्स दिख रहा है एग्जैक्टली जो डिक्रीज और इंक्रीज होना चाहिए जैसे कल के ग्राफ में हमें जो ऑब्जर्वेशंस मिल रहे थे वैसे नहीं दिख रहा है यहाँ पे आप देखोगे तो कल एग्जैक्टली मिल रहा था यहाँ ज़्यादा आ रही है फिर कम वैल्यू हो रही है फिर से बढ़ रही है वैसा हमें नेचर मिलना चाहिए आज अभी ऐसा नेचर नहीं मिल रहा है तो वी फाइंड डिफ़िकल्टीज इसमें कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है अभी तो आई विल चेक दैट वैल्यू क्योंकि अभी मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ तो रिजल्ट में कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन में यहाँ पे डिफ़िकल्टीज है तो टुमारो आई विल शो दिस कि क्या डिफ़िकल्टीज रही थी और उनका नेचर कैसा मिलेगा एग्जैक्टली मिलेगा एफ यू एट दिस तो हमें अभी जो मैंने बताया अभी कि इवन इवन पैराबोला में ऐसे 2 पैराबोला मिलेंगे वो एग्जैक्टली आप कैलकुलेशंस करके हम देखेंगे कल कि उसका एग्जैक्टली ऐसा रिजल्ट मिल सकता है तो ना वी गो फॉर अटेंडेंस अभी कुछ डाउट्स हो तो आप पैरेलली पूछ सकते हो 11:01 हुआ तो दूसरा भी हेलो सेशन सर। आप हाँ बोलिए तो क्वेश्चन सर ये मास पैराबोला है वो तो सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला का एप्लीकेशन है ना? हाँ एप्लीकेशन है सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला सर जो मैं सिलेबस दिया यूनिवर्सिटी में तो वो कौन से टॉपिक के अंदर आता है क्योंकि उसमें वो ये यूनिट 3 में एप्लीकेशन। आता है सर मैंने एक बार आपको क्लास सेशन में बताया था शायद आप प्रेजेंट नहीं होंगे कि मैंने बताया था कि यूनिट 1 में से मैंने जो पहला पैराग्राफ है वो हमने कंप्लीट किया अब उससे हमें जो डीके समझना है अल्फा और बीटा डीके इसके लिए हमें ये बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट और सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला पढ़ना होगा वो यूनिट 3 में दिया है लिक्विड ड्रॉप मॉडल हाँ उसी में आता है यूनिट 3 में हाँ लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर। वही है इसलिए ये कंसेप्ट समझने के लिए पहले हमें ये लेकिन जो सिलेबस डिज़ाइन हो चुका है वो हम अभी चेंज नहीं कर सकते अच्छा। ऐसे तो एग्जैक्टली इसलिए सिलेबस डिजाइन में ये होना चाहिए कि इसके बाद अल्फा और बीटा डी के पढ़ सकते हैं और डीके की जो पढ़ना है तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला उसके बाद पढ़ सकते हैं अच्छा तो बस यही जाना था, मैंने सिलेबस देख रहा अच्छा था ना तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन अच्छा किया क्योंकि आज सभी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए मैंने पहले बताया था इसीलिए हम ये फ्लो में जा रहे हैं ये जैसे ही खत्म होगा इसका एप्लीकेशन देन वी गो फॉर अल्फा डी के बीटा डी के फिर से वो सीक्वेंस लेना होगा क्योंकि मैं डायरेक्ट अल्फा और बीटा समझाऊँ लेकिन जब तक आपको ये कंसेप्ट ना समझे बाइंडिंग एनर्जी का उसके नेचर का तो फायदा नहीं होगा ठीक है।